ये लगभग 100 साल बाद आता है। जॉन सरमन थर्ड वाला तो कभी ऑर्डर में आ सकता है फिल्म्स में जो है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। और इसमें जो सेकंड वाला है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट सभी है तीनों, लेकिन यूपीएससी इसको ऑर्डर में कह सकती है, ऑर्डर में रखिए इसको। तो सेकंड के बारे में स्पेशल चीज़ क्या है इसके पास, ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग, ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एम्बेसडर फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश किंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सम्राट का प्रथम राजदूत। क्यों बोलते हैं, उसके पास किंग ऑफ ब्रिटेन का भी लेटर था, क्योंकि ये ना ही फेल्ड, पहला वाला असफल हो जाता है, इसलिए कंपनी ने ब्रिटिश सम्राट से कहा कि आप भी लेटर लिख दीजिए भाई। इट मीन्स थॉमस रो इज हैविंग 2 लेटर्स, वन इज ऑफ द कंपनी, अदर इज ऑफ किंग। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, थॉमस रो को हम ब्रिटिश किंग का फर्स्ट एम्बेसडर भी कह सकते हैं। हाँ, कंपनी का ही सेकंड, कंपनी का क्या बोलेंगे, सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट सपोज द क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर सेंट बाय द किंग, बिकॉज ही इज आल्सो हैविंग द लेटर ऑफ द किंग। तो कंपनी का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। सम्राट ने इसको लेटर भी दिया था, कि कंपनी यहाँ फेल हो गई थी, कंपनी को जहांगीर ने मना कर दिया था। और ब्रिटिश किंग कौन होता है आपको मालूम है कौन होता है, उसका पूरे वर्ल्ड में एक अलग स्टेटस होता है। तो सेकंड बार कंपनी ने क्या किया था, किंग से भी कहा कि आप भी लेटर दे दीजिए, तो इसके पास 2 लेटर है। तो दीज 3 आर इंपॉर्टेंट, जस्ट कैरी द सेम लाइन। तो आपने कहा ये एम्बेसडर का नाम लिख लिए। द फर्स्ट मिशन वॉज ए फेलियर। आप समझ गया मतलब क्या है, पहला वाला फेल हो जाएगा। द फर्स्ट मिशन वॉज ए फेलियर बिकॉज कौन राजा था भारत का, बादशाह कौन था उस समय, जहांगीर। तो कीप इन योर माइंड, कभी कभी क्वेश्चन पूछ, कभी कभी ऐसे फैक्ट भी है ना, यूपीएससी में एमसीक्यू होता है 1 2 3 4, 2 सही है, तीनों सही है, तीनों गलत है, चारों गलत है। तो फैक्ट्स में क्या होता है, थोड़ा सा ये सब चीज़ कभी काम आ जाती है। तो वैन कंपनी का जब बर्थ हुआ था, बर्थ कब हुआ है, देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की चीज़ है। जब बर्थ हुआ था तब इंडिया का किंग अकबर था, बिकॉज अकबर की डेथ हुई है 1605 में। तो व्हेन द बर्थ ऑफ इंग्लिश कंपनी वाज टेकिंग इन लंदन, द किंग ऑफ हिंदुस्तान वाज अकबर, और अकबर का डेथ हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ही कंपनी भारत में आती है। इस समय उसका जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर है। तो कंपनी का जब भारत में अराइवल होता है तब कौन है, जहांगीर हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, इसमें आपने लास्ट टाइम क्या लिखा आपने, द फर्स्ट मिशन हैड फेल्ड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द पोर्टुगीज, इंटरफेरेंस ऑफ द पोर्टुगीज। who had poisoned the ears of Jahangir, who had poisoned the ears of Jahangir. समझ लीजिए उसने क्या समझाया होगा पोर्टुगीज ने। आपको मालूम ही होगा, पोर्टुगीज को लग गया कि उनकी दुकान अब बंद हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज आ गए हैं। 100 साल की मोनोपोली हो गई, आपको याद दीजिए। पोर्टुगीज भारत में यहाँ पर 1498 मोनोपोली कब तक की है, 100 साल कब हो जाएंगे। पोप ने क्या कहा था, 100 साल की मोनोपोली है, इसके बाद तो सबको राइट मिल ही जाएगा। इस काल में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि पोप का ऑर्डर है। तो पोर्टुगीज को मालूम था कि अब उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो व्हाट दे डिड, यू नो, पोर्टुगीज मेट द मुगल किंग जहांगीर। उसको जहांगीर को गलत एडवाइस किया कि ब्रिटिशर्स आर वेरी कनिंग, दे विल कैप्चर योर एम्पायर। जहांगीर के मन में अंग्रेजों की छवि खराब कर दी। अच्छा, कि भारत में वो पहले 100 साल से पहले ही है। और पुर्तगाली आल्सो यूज्ड टू सर्व द नेवी नीड्स ऑफ द मुगल किंग। मुगल बादशाहों ने कभी नौसेना नहीं बनाई, ध्यान रखिएगा। मुगल किंग हैड नेवर बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवी, फॉर द नेवल सपोर्ट दे वर डिपेंडेंट ऑन पोर्टुगीज। तो भारत में इसलिए पोर्टुगीज और मुगल के बीच एक अच्छे संबंध बन जाते हैं। और जहांगीर के पास जब मिलने ये आता है तो पोर्टुगीज जहांगीर को समझाते हैं कि अंग्रेजों को भारत में मत आने दीजिए, ये आपका राजपाट छीन ले जाएंगे। तो गुडविल चूंकि स्ट्रांग है, उनको ये नहीं मालूम कि पोर्टुगीज कैसे है, इसलिए हॉकिंस जो है असफल रहता है। किसने गड़बड़ किया यहाँ पर, पोर्टुगीज ने गड़बड़ किया। तो लेकिन फिर भी आप याद रखिए, ही हैड मेट विद वेरी डिसेंसी, ही हैड लर्न द लैंग्वेज टर्किश, लिख लीजिएगा। he had spoken in Turkish language। कितनी उसने मेहनत करी बेचारे ने, देखा आपने, उसने पहले भाषा को सीखा होगा।
he had learned the Turkish language, Turkish. But unfortunately, he had failed to get permission for establishing a first factory at Surat. For establishing a factory, first मत देखिए, for establishing a factory at Surat. तो थोड़ा वर्बली सुन लीजिए इसको। यहाँ पर हॉकिंस ने क्या रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हम लोग को यहाँ पर एक ठिकाना खोलने दीजिए सूरत में। सूरत क्या है आपको मालूम? सूरत क्या है? आज भी इंडिया में शायद टेक्सटाइल का शायद नंबर 1 ही होना चाहिए, नहीं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन नंबर 1 होगा। तो उसकी रिक्वेस्ट थी कि हमको सूरत में फैक्ट्री, अच्छा एक शब्द होता है फैक्ट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री है, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं होता है। फैक्ट्री क्यों बोलते हैं फिर उसको? अक्सर आप देखें इस चैप्टर में आपको कई बार फैक्ट्री मिलेगा। पोर्टुगीज़ का पहला फैक्ट्री कहाँ था? आपने कहा कालीकट। तो हम बोलते हैं इनको फैक्ट्री बोलते हैं, जबकि फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री क्यों बोलते हैं फिर? जैसे अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री आप कहते हैं मछलीपट्टनम, सूरत, तो हम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? रीज़न क्या है उसका? तो रीज़न बड़ा सिंपल है, सुन लीजिए इसमें। कायदे में उसका नाम होना चाहिए व्यापारिक केंद्र। क्यों भाई? व्यापार के लिए आपने केंद्र बनाया, स्टोर हाउस होना चाहिए। भारतीय माल खरीदा, एक जगह डिपॉजिट कर दिया और जहाज से बाहर ले गए, वो स्टोर हाउस है बेसिकली। तो उसको कायदे में स्टोर हाउस बोलना चाहिए। तो हम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सबसे नीचे कर्मचारी होते थे, जो माल को खरीद के बटोर के रखते थे एक जगह, उन कर्मचारियों को मैथमेटिक्स में भी एक टर्म होता है फैक्टर्स का। ये क्यों भाई? 6 का फैक्टर क्या हो? फैक्टर मतलब क्या होता है? टुकड़े होता है। तो सबसे नीचे वाले को टुकड़े ही बोला जाता था। ये फैक्टर्स है। जो कंपनी, किसी भी कंपनी में, अंग्रेजी हो चाहे पोर्टुगीज हो, दे फंक्शन एट द लोअर रंग्स एंड देयर फंक्शन वाज टू परचेज द गुड्स एंड स्टोर एट पर्टिकुलर प्लेस। तो कंपनी के जो ढांचा है उसमें सबसे नीचे के कर्मचारियों को फैक्टर्स बोला जाता था, और सामान को वो खरीद के एक जगह रखते थे। तो जहाँ रखेंगे, चूँकि आपने रखा है, उसका नाम हो गया भाई फैक्ट्री हो गया। तो इसलिए उस टर्म का नाम फैक्ट्री, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए फैक्ट्री। तो ठीक है, इंग्लिश कंपनी ने रिक्वेस्ट करी थी कि सूरत में हमें फैक्ट्री खोलना है, बट जहांगीर वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्टुगीज, दिस परमिशन वाज नॉट ग्रांटेड। बट जहांगीर वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द डिसेंसी ऑफ हॉकिंस। वो उसके व्यक्तिगत गुणों से बड़ा प्रभावित हुआ था। उसने कहा कि एक अंग्रेज कैसे धारा प्रवाह टर्किश भाषा बोल रहा, वो सरप्राइज था। उसने उसको वेलकम भी किया, लेकिन क्या किया उसने उसको एक उपाधि भी दिया है। मुगल नौकरशाही में एक उपाधि होती है खान, जैसे हमारे IAS IPS होता है, वहाँ पर उस समय जिसके पास ये रैंक होती थी उसको भी मनसब बोला जाता था, तो उसको खान कहा जाता है। और उस आदमी को ये खान तो टाइटल हो गया, उसकी रैंक को ये भी बोला जाता है। ये नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी के टाइटल्स होते थे मुगल में। अकबर ने स्टार्ट किया था इसको। तो जहांगीर उससे इतना इन्फ्लुएंस हुआ, उसने वो तो नहीं दिया, सूरत क्यों नहीं दिया पोर्टुगीज के कारण, बट ही गॉट सो मच इन्फ्लुएंस बाय हिज एटिक्वेट्स एंड बाय डिसेंसी, ही गेव हिम सम ऑनररी, ऑनररी टाइटल, मानद उपाधि। आपको अधिकारी तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन एक उपाधि दी जाएगी। तो यू कैन राइट दिस पॉइंट। जहांगीर गेव हिम ये एक ऑनर के लिए, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिकारी हो जाएंगे। इसको चाहे तो आप अधिकारी नहीं बनाया, अधिकारी की उपाधि थी, इसलिए ऐसे क्या बोलते हैं हम? ऑनर, है ना, ऑनरेबल टाइटल, ऑनररी, सॉरी प्लीज, ऑनररी बोला जाएगा इसको, ऐसे बोलेंगे। ये एक टाइटल दिया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है जहांगीर ने किसको ये टाइटल दिया था? तो हॉकिंस को दिया था। तो ये घटना कब की है? 1608 की है। और यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। इसका मतलब अंग्रेजों का ये मिशन असफल रहा। मिशन, दिस फर्स्ट मिशन गॉट फेल्ड बिकॉज दे फेल्ड टू गेट द प्रिविलेज फॉर मेकिंग फैक्ट्री एट सूरत।
अंग्रेजों ने रिसर्च किया होगा कि हम फेल क्यों हो गए भाई, इतना सब तैयारी किया था हमने, आंसर क्या मिल गया होगा? सब इनका करा धराया। किसका करा धराया? ये भारत में 100 साल से हैं, इन्होंने जहांगीर को कुछ गलत पाठ पढ़ाया होगा। इसका पहले हमको इनको सबक सिखाना पड़ेगा, अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि मुगल एम्पायर आपको बताया गया है, मुगल एम्पायर की बाउंड्री कहाँ तक थी जहांगीर काल में। अभी आपने सुना है औरंगजेब ने ही बीजापुर गोलकुंडा को विलय किया है। बीजापुर का मतलब क्या होता है? कर्नाटका होता है, और गोलकुंडा का मतलब क्या होता है? आंध्र प्रदेश होता है। औरंगजेब ने इनको आगे विलय किया, लेकिन अभी पीरियड है जहांगीर का। जहांगीर के काल में ये सब मुगल एम्पायर में नहीं आता है, इसलिए यहाँ क्रॉस बनाया जा रहा है। दक्षिण भारत, दक्कन भारत मुगल साम्राज्य में नहीं आता है। तो कंपनी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड द मुगल टेरिटरी। कंपनी को लग गया कि मुगल एम्पायर में नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतनी गंभीरता से वो भारत आए थे। दे डिसाइडेड टू गो आउटसाइड द मुगल एम्पायर। और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, उसका भी आंसर वही होगा, डच वाला। क्या हो जाएगा भाई? इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। दोनों का पहला मछलीपट्टनम है, तो याद भी रहेगा। चाहे माइंड में कोड बना लीजिए, इंग्लिश और डच का पहला एक ही जगह है, मछलीपट्टनम। क्यों भाई? हालांकि समय दोनों का अलग है, लेकिन पहला कारखाना दोनों का एक ही जगह है, मछलीपट्टनम। रीज़न क्या है? रीज़न आपको मालूम है। तो अंग्रेजों का मछलीपट्टनम पहला क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका टारगेट था सूरत। रीज़न आपको मालूम ही है, क्योंकि परमिशन नहीं मिला। तो उसको जोड़ के लिख लीजिए। हैंस दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेटलमेंट, हैंस दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेंटर, बोल दीजिए ट्रेडिंग सेंटर। दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट मछलीपट्टनम। ईयर है 1611। एट मछलीपट्टनम 1611। और अंडरस्टूड है ये मुगल एम्पायर के बाहर है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वहाँ दिक्कत आ रही है। अब उनको लग रहा है कि हम इस समस्या का निदान करेंगे कि पोर्टुगीज, उन्होंने स्टडी किया होगा जहांगीर पोर्टुगीज के इन्फ्लुएंस में क्यों है, पोर्टुगीज दबाव में क्यों है। उनको लग गया आंसर क्या मिला होगा? पोर्टुगीज आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड मुगल किंग्स वर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस नेवी। तो अंग्रेजों को क्या लगा कि शायद मुगल बादशाहों को लगता है कि इनकी नेवी बहुत बढ़िया है, अगर हम इनको पराजित कर देते हैं, इफ वी सपोज वी डिफीट देम, इट विल बी आई ओपनर फॉर द किंग। अगर हम इनको हरा देते हैं तो जहांगीर की आंखें खुल जाएंगी, जो बंद आंखें हैं, बंद मतलब खुलने के बाद भी जो बंद है आंखें खुल जाएंगी। लग जाएगा कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो लिख लीजिएगा इसमें, इन 1612, जस्ट एक साल बाद, 1612, इंग्लिश इसका मतलब क्या होता है भाई? फ्लीट क्या होता है? FLEET। हाँ, नेवी फ्लीट में ग्रुप्स ऑफ शिप्स, जहाजी बेड़ा, कई सारे जहाज़ों का बेड़ा। तो अंग्रेजों का एक नौसैनिक बेड़ा है अरब सागर में, तो वही लिखने जा रहे हैं आप। इन 1612 द इंग्लिश, जहाज़ों का बेड़ा मतलब ग्रुप्स, जहाज तो नौसेना के ही होते हैं। इंग्लिश फ्लीट अंडर द लीडरशिप ऑफ, एक कैप्टन का नाम ये है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लिया है तो लिख लीजिए आप उसको। यूपीएससी ऐसे नहीं, ये सब नाम नहीं पूछती है। नाम तो आपसे उन्हीं का पूछा जाएगा जिन्होंने इतिहास को बदला है। तो नेवल फ्लीट या फ्लीट ओनली लिख दीजिए। अंडर कैप्टन बेस्ट डिफीटेड द पोर्टुगीज फ्लीट, defeated the Portuguese fleet near Arabian Sea। गुजरात चाहिए, गुजरात के बगल में ही अंग्रेजों ने अपना दिखा दिया कि हम कौन हैं। एंड दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर जहांगीर, दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर जहांगीर। उसको लग गया कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों के शरण में जाना पड़ेगा। इसका मतलब पोर्टुगीज की नेवी कुछ नहीं है इनके सामने। सामने उसने ध्यान दिया आपने, अंग्रेज कितना डिप्लोमेटिक थे, वो चाहते तो जहांगीर से लड़ सकते थे।
अरे चाहते तो पुर्तगाली की तरह जहांगीर से लड़ सकते थे, उनको मालूम, लेकिन मुगल बादशाहों को वो सम्मान करना चाहते थे, बिकॉज मुगल किंग्स वर गवर्निंग इन ए वेरी नॉबल वे, दे वांट टू गेट द गुड रिलेशन विद द किंग्स। देखिए पोर्टुगीज के बारे में आपने सुना होगा, आते ही दे वर ऑफेंसिव, पोर्टुगीज वर ऑफेंसिव राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। इंग्लिश लोग बड़ा डिप्लोमेटिक थे, नहीं मिला फिर भी भारतीय राजाओं से नहीं लड़ते हैं अभी, क्योंकि अभी भारतीय गुडविल को पाना है। पुर्तगालियों ने देखा होगा आपने, आते ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया है। अंग्रेजों ने जहांगीर से लड़ा नहीं है, बस अपनी क्षमता दिखाई है जहांगीर को कि हम कौन हैं, पुर्तगाली को हराया। एंड दिस इवेंट इज एन आई ओपनर, ये आई ओपनर है। जहांगीर को लग जाता है कि भविष्य किसके साथ दोस्ती करने में, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, क्यों नहीं आज, लिख लीजिएगा। लिखा आपने, दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर जहांगीर, एंड ही अलाउड द कंपनी, इंग्लिश कंपनी, एंड ही अलाउड द इंग्लिश to established factory at सूरत। अब सूरत तो मुगल एम्पायर का पार्ट है ही, और इसका ईयर क्या है, जस्ट नेक्स्ट ईयर है, मतलब 1613 हो जाएगा। सूरत का 1613 है, मछलीपट्टनम क्या हो जाता है 1600, मछलीपट्टनम की बात है 1611, पढ़ना स्टूडेंट बीच में ये आ जाता है, ये आ जाता है। तो मछलीपट्टनम क्या 1611, अगले साल इंग्लिश अपना नौसेना ताकत को दिखाते हैं, प्रूव हो जाता है, और फिर जहांगीर अलाउ करता है, ठीक है आप आ जाइए, आप सूरत में आ जाइए। द सेकेंड एम्बेसडर थॉमस रो, द सेकेंड एम्बेसडर कंपनी का थॉमस रो है। गॉट फरमान, फरमान क्या होता है भाई, राजकीय आदेश। द सेकेंड एम्बेसडर दैट इज थॉमस रो got फरमान from जहांगीर, got फरमान from the king to establish factory at anywhere in Mughal empire। देखा आपने, अंग्रेजों ने जब दूसरा राजदूत भेजा तो जहांगीर ने क्या कहा, भैया कहीं भी बसा लीजिए अपने आप को मेरे साम्राज्य में, establish factory at anywhere in Mughal empire, anywhere कहीं भी बना सकते हैं। तो सूरत के बाद क्या होता है, ये एम्बेसडर जाता है, जहांगीर अलाउ करता है कि आप कहीं भी बस सकते हैं हमारे साम्राज्य में, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उस घटना ने जहांगीर की आंखें खोल दी थी, समझ गया था कि दोस्ती किससे करने से फायदा है। तो देखा आपने अंग्रेज कितना डिप्लोमेसी से काम करते हैं। जैसे उनको लगा कि जहांगीर को समझ गया जहांगीर के हम कौन हैं, तुरंत वो एम्बेसडर भेजते हैं, उसका नाम है थॉमस रो, और उसके पास दोनों पत्र है, सम्राट का भी पत्र है और कंपनी का भी है। तो इंग्लिश कितना डिप्लोमेसी से काम करते हैं, उनको लगा समय अनुकूल है, तुरंत फायदा उठाना चाहिए इसका, और जहांगीर अलाउ कर देता है कहीं भी आप बस सकते हैं। और फिर क्या होगा, पूरे भारत में फैक्ट्री या ठिकाने बनाए जाएंगे, नाम लिख लीजिए। एंड दीज ट्रेडिंग सेंटर्स वर एज सच, इसको चाहे आप फैक्ट्री बोल दीजिए या सेंटर्स बोल दीजिए। तो पहला क्या था बताइए, अंग्रेजों का पहला ठिकाना कहाँ खोला गया था और दूसरा कहाँ है। तो आपको देखिए पहले दो जरूर मालूम होना चाहिए, बाकी तो ठीक है आगे पीछे हो जाएगा। फर्स्ट जरूर मालूम होना चाहिए, और बाकी का ईयर नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन कम से कम कहाँ है थोड़ा बहुत अनुमान होना चाहिए। तो इंग्लिश का और डच का याद रखिए, इंग्लिश का और डच का पहला दोनों का ही मछलीपट्टनम है, बस एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। अब अदर सेंटर्स की बात की जा रही है, अब देखिए पूरे भारत में धीरे धीरे सब बनेगा। तो चलिए उसमें ऑर्डर जो भी है ठीक है। ये देखिए भारत में एक नया नगर बसने जा रहा है, और आज वो एक मेट्रो सिटी है, चेन्नई है ये। इस वर्ष मद्रास पहले गांव था, अंग्रेजों ने उसको चेन्नई बना दिया, मतलब मद्रास बना दिया। तो यहाँ पर उन्होंने ठिकाना खोला, उसको इस गांव को शहर बनाया, और उसका नाम था, उस अधिकारी का नाम था, ये सब जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी नगरों का, मेट्रो सिटीज एंड देयर आर्किटेक्ट्स। और आज ये इंडिया में ये भी है, इट वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया जो विच हैड सम मेट्रोपॉलिटन दिस म्यूनिसिपल बॉडी। अंडरस्टूड, जो पहला नगर होगा वहीं पर बनेगा। ये भारत का पहला नगर है जहाँ पर म्यूनिसिपल बॉडी बनाएंगे। म्यूनिसिपल आपको मालूम है क्या होता है, शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल बॉडी। तो उसी में लिखते जाइए। 39 में क्या है, मद्रास, पहले मद्रास गांव था, उसको शहर बनाया गया, बनाने वाले का नाम यही है। और ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक
थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए। ईयर तो बस पहला मालूम होना चाहिए, पहला कब है। जैसे आपने कहा मसूलिपट्टनम 1611 है, ठीक है, बहुत है, बाकी सब उसके बाद ही आएगा। ये क्या है, ये ईस्ट इंडिया में फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया में उड़ीसा आ जाएगा, तो ये हरिहरपुर है। तो इसको जरूरी नहीं है इसको आप याद करें, इसको वर्ष को याद करें, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हाँ, पहला मालूम होना चाहिए कंपनी का जन्म कब होता है और पहला ठिकाना कब भारत में। यूपीएससी बस वहीं तक पूछती है, या उनका योगदान क्या है। ये हरिहरपुर है, उड़ीसा में पड़ता है, और जस्ट उसी वर्ष उड़ीसा में दूसरा केंद्र खोला जाता है, ठिकाना है, उसको बोलते हैं बालासोर या बलसोर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट इंडिया में, मतलब पूर्वी भारत में पहला ठिकाना, तो आपको मालूम उत्तर क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ गलती किस बात की होती है, देखिए यहाँ गलती फिर भी हो सकती है लोगों से। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन लिखती है कि हमें, यूपीएससी की भाषा भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स बड़े टिकलिश होते हैं। जल्दी में वी नो द आंसर बट वी आर अनेबल टू ट्रेस द रियल आंसर, जल्दी में गलती हो जाती है। ये तो यूपीएससी का ये वर्ड लाइन बड़ी गड़बड़ होती है, विच मतलब फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आपने कहा क्या पूछा, सही बताना गलत बताना पहले आपको दिमाग है ना, ये लगता है क्या लगना। तो थोड़ा सा उसमें बड़ा अलर्ट होना चाहिए। फिर लैंग्वेज भी कैसी होती है, एक क्वेश्चन का पूरा आधे पेज में क्वेश्चन हो जाता है। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के ऐसे होते हैं पूरा पेज में आप देखेंगे आधा पेज हो जाता है, तरीका इसका ऐसा होता है, सिंपली टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन यू। तो बड़ा अलर्ट होना चाहिए। तो उसमें हाँ, तो यही है कि इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेंटर ईस्ट में है, तो आंसर होगा हरिहरपुर, और बलसोर उड़ीसा में हो जाएगा। और बंगाल की बात की जाए तो ये बंगाल हो जाएगा। तो बस लिखते जाइए उस क्रम में कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, बट ईयर को फोकस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, ईयर मत याद कीजिए ये सब। हाँ, बंगाल में पहला कहाँ है, आपने कहा हुगली, और पूर्वी भारत में पहला क्या बोलेंगे, आपने कहा पूर्वी भारत में हरिहरपुर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया में हरिहरपुर हो जाएगा, बलसोर हो जाएगा। हाँ, बंगाल में फर्स्ट किसे बोलेंगे आप, हुगली बोलेंगे। और इसी बंगाल में आगे चलकर 40 साल बाद, मतलब 91 में एक नया शहर बसाया जाएगा जो आज बंगाल की राजधानी है। और इसकी नींव 3 गांवों पर बनाई गई थी। तीनों गांव के नाम बता सकते हैं आप। फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता वाज लेड ऑन 3 विलेजेस। नाम बताइए, 3 गांव के नाम क्या है। कोई बंगाल से, आप लोगों में से कोई है बंगाल से? नहीं, बंगाली ओरिजिन आपका है, बताइए। कलकत्ता से ही है या दूर से है? अच्छा, दूर थोड़ा पड़ता है, फिर भी मालूम होना चाहिए। तो बंगाल तो भाई काली की पूजा के लिए, तो ये काली है, काली को अंग्रेजों ने CL कर दिया है ना। तो ये 3 गांव के नाम ये है। एक गांव का नाम है सुतानती, NATI कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, सुतानती, SUTANATI। दूसरा ही गांव है जिसका नाम काली पे था, लेकिन वो काली को ऐसे लिखा जाता है, अंग्रेजों ने काली को CALI कर दिया है ना, कलिकटा। और थर्ड जो गांव है उसका नाम ये है गोविंदपुर। ये GS के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता की नींव किन गांवों पर रखी गई थी? सुतानती, कलिकटा एंड गोविंदपुर। और आर्किटेक्ट कौन था? उसका नाम है, कभी मैचिंग में आपको आ सकता है कि आर्किटेक्ट कौन था इसका, जॉब चार्नोक, CHARNOCK। तो मैचिंग में आ सकता है कि बंबई का कौन था, कलकत्ता कौन था और चेन्नई कौन था। जॉब चार्नोक, CHARAR है ये, NOCK। और यहाँ पर एक किला बनाया जाएगा, इसका नाम फोर्ट विलियम हो जाएगा, आज भी है, बट पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं है, आर्मी का वो बेस है। और वो किला, वो फोर्ट इतना स्ट्रेटेजिक है, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिक के लिए अलाउ नहीं किया है। सुनते हैं कि अंदर से वो शायद बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, उसका डिज़ाइन बड़ा यूनिक है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जो स्टेडियम के नीचे बना हुआ है, अभी भी उसके बारे में पब्लिकली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो किला बड़ा यूनिक है, कहीं ना कहीं शो करता है कि अंग्रेजों को लग गया था बंगाल से ही भारत को जीतना है, या भारत की चाबी बंगाल में है। तो आगे चलकर यहाँ पर फोर्ट विलियम, लिख लीजिए उसको, फोर्ट विलियम बन जाता है, जो पूरा होता है 1698 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नगर का ईयर तो याद अच्छा रहेगा, याद रखें।
कलकत्ता इस साल बसा है, और 7 साल बाद वहाँ पर एक किला बन जाता है, उसका नाम है फोर्ट विलियम, सम्राट के नाम पर रखा गया है। और इस किले का प्रथम अध्यक्ष, मतलब जो उसका इंचार्ज बनाया गया है, जो सारे व्यापार को देखेगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट। चेयरमैन को कभी कभी प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, चेयरमैन लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वैसे प्रेसिडेंट लिखिए, प्रेसिडेंट लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज, इसका फर्स्ट हेड है चार्ल्स आयरे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम, तो ये नाम आ जाएगा। तो ठीक है, आज नहीं रखते हैं, बाकी मंडे को शायद हम आपको अपना नोट्स भी देंगे, उसको लेकर आप पढ़ेंगे। अच्छा, स्पीड को कुछ समझने में दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही पीछे? ठीक है।